चारों जिले के प्रभारी सचिव, जनरल सेक्रेटरी, संभाग के उपाध्यक्ष, मंत्री जो प्रभारी मंत्री हैं उनको बुलाया था। जो लोग बाग आए उनसे चर्चा हुई है और उनको ये कहा गया है कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी इंचार्ज हैं उनके साथ हम एक एक पंचायत समिति वार एक और कोऑर्डिनेटर लगा रहे हैं। वो तमाम लोग 3 दिन के अंदर, कल, परसों, परले रोज 3 दिन में कभी भी जाएंगे, अपने अपने ज़िले में अपने अपने पंचायत समिति, विधानसभा वार जाकर के मीटिंग लेंगे। वहाँ के लोकल लीडर्स, विधायक, एक्स MLA, प्रधान, जिला प्रमुख, उनसे सबसे और संगठन के लोगों से चर्चा करेंगे। चर्चा करके और कौन कौन उम्मीदवार हैं, किस तरीके से, कहाँ आरक्षण के हिसाब से कहाँ कौन लोग मजबूत हैं, किस तरीके से उनको टिकटें देनी हैं, ये सारी चीज़ें ये तय करके और फिर आएंगे और उसके बाद में चर्चा करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से टिकट वितरण किया जाएगा। प्रभारी मंत्रियों को भी हमने बुलाया था। 2 प्रभारी मंत्री आए हैं, 2 BD कल्ला जी शायद स्विच ऑफ था, किसी वजह से वो आ नहीं पाए या अस्वस्थ 2-3 दिन से चल रहे थे तो पता नहीं। बाकी लालचंद कटारिया जी अपनी कोई रिश्तेदारी में आज जाना, उनका कोई गोद भराई का कार्यक्रम था, आवश्यकता, बाकी सब लोग आए। लेकिन उनको प्रभारी मंत्रियों को बुलाने का उद्देश्य एक ही था कि ये प्रभारी मंत्री कई दिनों से जिलों में जा रहे हैं तो उनके पास भी जो फीडबैक होगा वो संगठन को प्रदान करेंगे, देंगे, जिससे हम और बेहतर तरीके से काम करेंगे। लेकिन जो जाना, मीटिंग लेना और टिकट वितरण का काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ही करेंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ही करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन हम लोग इन पंचायत राज चुनाव में भी करेंगे। ये टुकड़ों में पंचायत राज के चुनाव हुए हैं, उससे कई तरह की दिक्कतें जरूर लोगों को हो रही हैं, लेकिन जो भी व्यवस्था कोर्ट और कोरोना और सबके कारण से हुई है, लेकिन अब ये अंतिम चरण पंचायत राज चुनाव का है। हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस रही है, अच्छे काम हुए हैं, कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट हुआ है, अच्छी योजनाएं हैं। जनता ने हमें उपचुनाव हों, चाहे पहले के नगर पालिका के चुनाव हों, चाहे पंचायत राज चुनाव हों, अच्छा आशीर्वाद दिया है। और जनता में जो किसानों के मुद्दे को लेकर के, 3 काले कानूनों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, 25 सांसदों की जो यहाँ पर जिस प्रकार का विकास नहीं कराने का जो उनके खिलाफ एंटीकमेंसी है, उन सब के कारण से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी इन पंचायत राज चुनाव में चुनाव जीते। सर, दिल्ली दौरा रहा, कई सारे मुद्दों पे बातचीत हुई, जिलाध्यक्ष के नामों को लेकर PCC की कार्यकारिणी का विस्तार हो रहा है, किस तरह का मंथन रहा है सर? देखिए, बहुत अच्छा रहा। आदरणीय सोनिया गांधी जी से, हमारे अजय माकन जी हमारे प्रभारी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनसे, वेणुगोपाल जी से, सूर्यवाला जी से और तमाम कई नेताओं से हमारी चर्चा हुई और अच्छे चर्चा हुई। संगठन और सरकार को लेकर के कैसे बेहतर समन्वय के साथ में हम संगठन को भी मजबूत करें और सरकार की योजनाओं का लाभ गांव ढाणी तक लोगों को पहुंचे, और 2023 में हम कैसे पुनः सत्ता में आएं और 2024 में कैसे मोदी जी को सत्ता से बाहर करें। इन सब मुद्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। आला कमान ने हमें जो निर्देश दिए हैं उस निर्देशों के मुताबिक हम सब मिलकर के जो सरकारी योजनाएं हैं उसको हम, उनका लाभ कैसे गांव के लोगों तक मिले और पंचायत राज और कैसे मजबूत हो, नगर निकाय कैसे मजबूत हो, योजनाएं जो अच्छी अच्छी हमारे बजट में दी गई हैं सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे बिजली का जो बिल माफ़ करने की बात हो, या सड़क, बिजली, पानी, उन तमाम को कैसे हम धरातल पे उतारें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को लाभ मिले। प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहे हैं उसमें कैसे जनता के दुख तकलीफ में हम
कार्यकर्ता साथ में खड़ा रहे और खड़ा रह करके उसमें काम कराए, उसके जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आला कमान राजस्थान की सरकार को लेकर के, संगठन को लेकर के बहुत प्यार रखते हैं और जो सब मिलकर के जो ये मंत्री परिषद का, मंत्री मंडल का जो पुनर्गठन किया गया है, उसमें जिस वर्गों को साधने का काम है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, अच्छा मैसेज गया है पूरे प्रदेश में। ये बात मैंने माननीय सोनिया गांधी जी को और आला कमान को बताया। उनका एक ही संदेश है कि एक हम लोग जनता के साथ में खड़े, सरकार की विफलताएं और जो वादों पे खरे नहीं उतरे, उनको जनता को बताना और जागृत करने की आवश्यकता है। जल्दी ही महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। उस रैली को लेकर के भी हम 1-2 दिन में टाइम करके एक बड़ी मीटिंग का करेंगे और लोगों को जिम्मेदारी देंगे। और जब भी आला कमान का संदेश होगा कि इतने तारीख को यहाँ पर महंगाई के खिलाफ रैली होगी, राजस्थान से भारी संख्या में लोग, क्योंकि मोदी सरकार की महंगाई बढ़ाने की नीति से सब लोग परेशान हैं, तो भारी संख्या में लोग वहाँ पर उस रैली में पहुँचेंगे और मोदी जी को महंगाई के मुद्दे पे एक्सपोज करेंगे और मजबूर करेंगे कि वो महंगाई कम करें। सीटों के उसमें बांटने में पैरामीटर क्या रहेंगे? क्या इनकी राय ली जाएगी या केवल पदाधिकारी तय करेंगे सारा कुछ? नहीं, देखिए, राय तो सबकी ली जाती है, चाहे विधायक हो, एक्स एमएलए हो, जिला प्रमुख हो, पहले का प्रधान हो, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का निवर्तमान अध्यक्ष हो, जिला कांग्रेस कमेटी का निवर्तमान अध्यक्ष हो, हमारे जो प्रभारी महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, पीसीसी के हमारे मेंबर, एआईसीसी के मेंबर, तमाम जो कांग्रेस में जो सक्रिय लोग हैं, पदों के ऊपर बैठे हैं या पहले थे लेकिन आज नहीं है, उन सबको साथ लेकर के उनकी सबकी राय से जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है, जो लॉयल है, जो जनता के बीच में खड़ा रहता है, जो जनता की पसंद है, वो हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से टिकट। एक मेंबरशिप का आपका कैंपेन था और उसमें दिल्ली में ये बात तय हुई थी कि मौजूदा जमाने के हिसाब से इसकी कुछ शर्तें हैं मेंबरशिप की, उनमें कुछ संशोधन की बात आ रही थी, उस पर कुछ हुआ क्या? वो जो हमारा संविधान है उसमें किसी तरह का आज की तारीख में कोई संशोधन नहीं है और जो संविधान में जो दी गई है उसी के मुताबिक हमारी मेंबरशिप आज की तारीख में चल रही है और यथावत वैसी ही चलेगी। संगठन विस्तार को लेकर, जिलाध्यक्षों को लेकर, निश्चित रूप से देखिए, जिलाध्यक्षों को लेकर के काफ़ी मंथन हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि तकरीबन 2 लिस्टों के अंदर हम 2 फेज में आला कमान का मन है यहाँ करने का। हमने हमारी तरफ से जो भी नाम सुझाने थे, जो हमारे पास में आए या नेताओं के द्वारा जो भी फीडबैक दिया गया, उसको सबको आला कमान के सामने रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आला कमान इस पर विचार करके फर्स्ट फेज के जो नाम हैं वो जल्दी जारी करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मतलब जल्दी का मतलब है तो इसी महीने में भी हो सकता है, 1 दिन 2 दिन आगे पीछे भी हो जाए, कोई वो बात नहीं है, लेकिन जल्दी होंगे। मतलब ब्लॉक अध्यक्ष कार्यकारिणियां भी हैं। देखिए, जो जिले घोषित हो जाएंगे उनकी कार्यकारिणी पे हम तुरंत काम करेंगे और उनको केवल 1 महीने का टास्क देंगे कि भाई आज 1 महीने में आप 30 दिन के अंदर अंदर कार्यकारिणी बनाइए और जो बाकी के शेष जिले हैं उसके ऊपर भी जो ही ये फर्स्ट फेज हो जाएगा, नेक्स्ट डे से हम उस पर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। जहाँ जहाँ भी हमें सहमति बनानी है या जहाँ जहाँ भी हमें और कोई चर्चा किसी से करनी है, उन सब से हम लोग चर्चा करके जल्दी करेंगे और मीडिया, प्रवक्ता, पैनलिस्ट, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन और इसका विस्तार, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। अब आप देखेंगे कि 1-2 दिन से कुछ न कुछ हम जो करते रहेंगे और उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, पीसीसी में मंत्रियों के दरबार की बात आपने कही है, कब से प्रक्रिया शुरू? बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारी मानना है कि अब कोरोना में कुछ कमी आई है और एसओपी हमारी गाइडलाइन जो है वो सरकार की अलाउ कर रही है, तो जन सुनवाई के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई अपने निवास स्थान पे भी करें और सोमवार से बुधवार
को लेकर के उनका ये कहना है कि कैबिनेट होती रहती है इसलिए जयपुर में मंत्री रहेंगे। तो हम भी ये सोच रहे हैं कि 3 दिन जो जयपुर में रहने का मंत्रियों का कार्यक्रम है उसी दिन हम 2-2, 3-3 मंत्री जो भी हम तय करेंगे उनको पीसीसी के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की कोई समस्याएं हैं उनकी समाधान के लिए हम लोग बुलाएं। तो ये रोड मैप हमने तैयार कर लिया है, लेकिन चूंकि मंत्रियों का यहाँ लगाने का है तो मेरा ऐसा मानना है कि हम मुख्यमंत्री जी जब कल तक आ जाएंगे तो उनसे एक बार इस पे फाइनल चर्चा करके और फिर उसके बाद में हम लोग जारी करेंगे हमारा प्रेस नोट कि किस प्रकार से मंत्रियों की जनसुनवाई होगी। सर पहले शिक्षा पेज में सर कितने जिलों की आने की संभावना है? पहले पेज में अब वो तो आला कमान पे निर्भर है, लेकिन आप मान के चलिए कि 2 टुकड़ों में हम इसको लगभग बांट रहे हैं। सर शिक्षा मंत्री के तौर पे आपका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। अब जैसे कोरोना में वापस केस आ रहे हैं तो किस तरह के सुझाव रहेंगे स्कूलों को लेकर बच्चों के? देखिए वो तो अब शिक्षा मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी, गृह विभाग, मुख्यमंत्री जी वो इसके ऊपर रोजाना मनन मंथन करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये निर्णय उन्हीं को करने दिया जाए तो बेहतर रहेगा। सुझाव क्या रहेगा? एक राजस्थान में एक यात्रा निकल रही है वसुंधरा राजे की, वो कह रही कि धर्म की यात्रा में राजनीतिक यात्रा नहीं, लेकिन यात्रा तो सभी जगह जा रही है। राजनीति में रहने वाला व्यक्ति अगर जाता है तो वो धार्मिक वार्मिक कुछ नहीं होता, तो राजनीति होती है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी में जो अंतर्कलह है वो इतनी भारी अंतर्कलह है, एक दूसरे को फूटी आंख से नहीं देखना चाहते हैं। तो इसका दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि ऐसा प्रतिपक्ष हमको मिला है कि जो अपने लड़ाई झगड़े में अपना समय व्यर्थ कर रहा है। 3 साल उन्होंने समय व्यर्थ कर दिया और अब झगड़े और तेज कर रहा है। उनको चाहिए था कि जो सरकार की नीतियों में कोई कमी खामी रहती, जनता के कहीं कोई तकलीफ होती तो उसको सरकार तक वो बताते, कोई मुद्दा होता तो एजिटेशन करते। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्टी का संगठन सत्ता में बैठे लोगों को साथ लेकर के यहां पर मोदी सरकार की गलत नीतियों के विरोध में जितना धरने प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहा है उसके 10% भी बीजेपी नहीं दे पाई। इससे 2 अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो ये निकलता है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इसलिए उनके पास मुद्दे नहीं है। दूसरा ये है कि इनमें आपस में इतनी फूट है कि एक नेता कुछ कहता है तो दूसरा नेता दूसरी तरफ चलता है, एक उत्तर में चलता है तो कोई दक्षिण में चलता है, और सारे के सारे ट्विटर के ऊपर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान में वो बनेगा जिसके पास 101 सीटें होंगी, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के काम करेगा। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कि इस 25 सांसदों ने आज तक एक फूटी कोड़ी अगर राजस्थान को कोई दिलाई हो तो मुझे बता दीजिए। कोई ऐसी योजना चाहे पानी की हो, सड़क की हो, बिजली की हो, आप बताइए 3 साल में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक भी सड़क का पैसा वो लाए क्या? जो यूपीए सरकार के समय 90-10 या फिर 80-20 का रेशियो से केंद्र से 80 मिलता था, 20% यहाँ मिलता था, उसको 60-40 किया और 60-40 करके अब 50-50 पानी की स्कीम में कर दिया, जबकि पानी का मंत्री हमारे राजस्थान का है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। या तो उन मंत्रियों की और एमपीज को वहां सुनने वाला कोई नहीं है, मोदी जी और अमित शाह दोनों अकेले चला रहे हैं, या उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, या उनके गलतफहमी है कि हम तो दोबारा ही तिबारा ही मोदी के नाम से जीत जाएंगे। मोदी जी का ग्राफ बिल्कुल खत्म हो चुका है, उनका इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो केवल ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से सरकार चला रहे हैं, और जब परतें खुलने लगेंगी तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास में जितने घोटाले मोदी जी के 7 साल में 8 साल में हुए, उतने देश में कभी भी किसी तरह के कोई घोटाले नहीं। जो एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से, एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से जो यूपीए सरकार पे जितने भी आरोप लगाए गए थे घोटालों के, वो सारे के सारे गलत थे। उनके लिए जिन जिन लोगों ने भी साजिश रची वो आज कोर्टों में माफी मांगते घूम रहे हैं, चाहे विनोद राय हो, चाहे कोई दूसरे लोग हों। और आज जो चाहे नोटबंदी का हो या दूसरे कोई हो, चाहे ये जो किसान बिल है, मैं तो ये कहता हूं ये भी बहुत बड़ा षड्यंत्र किसानों की उपज के ऊपर कब्जा कराने का उद्योगपति मित्रों के लिए था। वरना आप बताइए कि इतनी क्या दिक्कत आ गई
कि 12 महीने बाद में देश के प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़े कि हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे। मैं माफी देश से मांगता हूं। समझाने में नाकाम रहे इसका मतलब किसान ने डिमांड नहीं की, ये तो प्रमाणित बात है। समझाना तो तब पड़ता है जब अपनी मर्जी से आदमी काम करता है, तो उसको समझाना पड़ता है। अगर किसान ने मांग की होती तो उसको समझा हुआ ही था, उसको समझाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और आज भी इसमें कोई न कोई चाल है। जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, जो कमेटी थी, उस कमेटी के एक मेंबर ने, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा है कि हमारी कमेटी की रिपोर्ट को उजागर किया जाए। उस कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी तो ये स्पष्ट हो जाएगा, जैसे राफेल में वहां की सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया कि यहाँ कमीशन दिया गया है, घोटाला हुआ है, और इन्होंने तो कोर्ट से भी मोहर लगवा ली थी। तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि इन्होंने किस प्रकार से बिल ऑर्डिनेंस लाने से पहले घोटाले किए, किस प्रकार इन्होंने साजिश रची, किस प्रकार इन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना लिए, किस प्रकार रेलवे की लाइनें बिछवा ली, किस प्रकार से एफसीआई के गोदामों का इन्होंने एमओयू कर लिया। तो ये बिना कानून बने ये चीजें क्यों की गई? तो आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी किसानी की उपज के ऊपर बड़े उद्योगपतियों को कालाबाजारी करने के लिए, उनका कब्जा कराने के लिए ये जो साजिश रची गई थी, ये पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन फिर भी गलती मान रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं कर रहे हैं। गलती जब मान ली देश के प्रधानमंत्री, तो तत्काल एक ऑर्डिनेंस से उसको खत्म कर देना चाहिए था कि हम ये जो बिल लाए थे ये गलती थी हमारी, और हम किसान के खिलाफ नहीं है और हम इसको वापस लेते हैं। लेकिन अभी भी वो नोटंकी कर रहे हैं, कमेटियां बनाने की बात कर रहे हैं, दोबारा दूसरे मोड में लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उद्योगपति पूछ रहे हैं कि हमने हजारों लाखों करोड़ों रुपए का हमने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया उसका क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल देश के सामने धीरे धीरे ये सब चीजें उजागर। लेकिन झगड़ा खत्म करवाने अमित शाह आ रहे हैं सर। 5 तारीख को किसका? बीजेपी। चलो, देर है दुरुस्त है। अगर झगड़ा खत्म करा दें तो अच्छा, हमें प्रतिपक्ष मिलेगा, अच्छे सुझाव मिलेंगे। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो उसके उनका प्रोटेस्ट होगा तो हम कम से कम ठीक करेंगे उसको। लेकिन अभी तो आपस में एक दूसरे की वो करने में लगे हुए हैं। राजेंद्र राठौड़ ने सवाल खड़े किए सीएम के सलाहकारों की नियुक्ति। अभी तक सलाहकारों को कोई पद भी वो राजेंद्र जी राठौड़ मेरे समझ में नहीं आता किस ऐसे से करते हैं। उनकी कोई बीजेपी में तो हैसियत है नहीं आज की तारीख में। उनका पद भी या तो नेता प्रतिपक्ष सवाल करे, या यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष लिख करके दे। वो तो उपनेता हैं। जब नेता प्रतिपक्ष मान लीजिए नहीं रहे उस पद पे, वो वैकेंट पोस्ट हो, तो उपनेता का काम होता है। ये तो खामखा के नेता हैं। अब खामखा नेता कुछ भी लिख दे और उसके ऊपर कौन संज्ञान लेगा, आप बताइए। गवर्नर ने लिख के दे दिया सरकार को, उसके बाद की बात। वो तो कोई सूचना देता तो सूचना मांगी जाती है, सरकार सूचना दे देगी। सरकार के पास में इतने अधिकारी आईएएस सारे के सारे हैं, तो वो चीफ सेक्रेटरी अपने आप जवाब दे देगा जो जिससे जवाब मांगा गया है। उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन राजेंद्र जी राठौड़ साहब किस हैसियत से पूछ रहे हैं, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आई। मैं कल परसों उनको कह भी रहा था कि गुलाब जी भाई साहब का कुछ कोई ऊपर नीचे कर दो जिससे आपका भी कभी नंबर आ जाए, नहीं तो पता नहीं। मैं कह रहा था मेरे बड़े भाई हैं, मेरे वहीं से गुजरते हैं, हम लोग शेखावाटी के हैं, तो प्रेम तो वैसे है ही ना हमारा। तो मैंने सुझाव दिया, मैंने कहा साहब अब पहली बार वाले मुख्यमंत्री आपके यहाँ बनने लग गए, तो अब आप मेहरबानी करके अब बताइए कि आपकी क्या स्थिति बनेगी अब आगे, तो कुछ कर लीजिए 2 साल में जो आपको नेता वेता बनना है। तो उनके समय भी सर संसदीय सचिव और सलाहकार बनाया गया था। नहीं, वो तो सरकार का काम, सरकार ने जो काम किया वो सरकार जवाब दे देगी। कोई पूछ रहा है तो वो दे देगी। मैं सरकार के काम जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं देख के ही किया होगा, मैं क्यों उसमें अपनी बात करूं। जब राज्यपाल महोदय बात चली गई और वो सरकार से कोई बात मांग रहे हैं तो हो जाएगी, तो जवाब आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, आपने एग्जाम्पल सेट करके एक बार एक व्यक्ति का सिद्धांत लागू किया है। अब आपकी टीम के कई लोग सरकार का हिस्सा बन गए हैं, क्या आप जो नई लिस्ट आएगी उन लोगों को एक ही वक्त वो सब चीजें चलती रहेंगी, देखते रहेंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। हमने 3 दिया है,
तो हमने दिया है, हमारी मर्जी से दिया है, वो तो देख लेंगे, जैसा जैसा बनता है, काम करने की सुविधा बनती है, करते रहेंगे, वो सब चीजें हो जाएंगी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आगे भी नया सिद्धांत दफ्तर लागू रहेगा सर, ये नहीं, फिर से विस्तार के टाइम से माकन साहब ने वो कहा तो हाँ। जो आला कमान जो तय करता है, वो आला कमान कब क्या तय करता है, वो उसका विशेषाधिकार है, मेरा नहीं है। फिर से कामराज मैंने की मैंने बात मैंने हो गई। मैंने फिर से मैंने नंबर आ एक सकता पद पे इस्तीफा दिया है, तो मैं मेरी बात कह रहा हूँ, वो आला कमान का आप भी यहाँ के आला विशेषाधिकार कमान आप ही हैं सर। नहीं नहीं, मैं यहाँ का आला कमान हूँ, लेकिन उनकी नियुक्ति, किसी की भी नियुक्ति आला कमान करता है, दिल्ली माकन करता है। साहब ने कहा था यहाँ पे कि अब वो माकन साहब ने क्या कहा, माकन साहब से सवाल पूछे, वो उत्तर दे सकते हैं, वो मेरे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं। दिल्ली से जो कुछ भी हो रहा है उसका दिल्ली से ही जवाब मिलता है। पार्टी का दफ्तर भी अब काम में तेजी आएगी या वो बिल्कुल तेजी आएगी, कब तक सिद्ध होगी? मकान में भी आएगी, काम में भी तेजी आएगी, योजनाओं के प्रचार प्रसार में भी तेजी आएगी, और आप लोगों से मिलने में भी तेजी आएगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।